रामपुर नामक एक छोटे से गांव में किशन अपनी पत्नी और उनके दो लड़के रहते थे। किशन के दोनों लड़के जुड़वा थे और दोनों शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसे थे। जो भी उन्हें देखता वो पहचान नहीं पाता कि कौन राजू है और कौन बंटी। एक शाम किशन अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है। हाथ पैर भी पहले की तरह साथ नहीं देते। पहले सुबह से शाम तक खेत में काम कर लेता था, लेकिन अब थोड़ी देर काम करने पर ही कमर जवाब दे देती है। समझ नहीं आता आगे का सब कैसे संभलेगा। हाँ जी, अब हम दोनों की उम्र भी ढल गई है। मुझसे भी घर के काम पहले जैसे नहीं होते। कभी घुटनों में दर्द रहता है तो कभी कमर साथ नहीं देती। मैं सोच रही थी कि अब राजू और बंटी के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढकर उनका ब्याह कर देना चाहिए। घर में दो बहुएं आ जाएंगी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और घर में रौनक भी आ जाएगी। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे राजू को लेकर बड़ी चिंता रहती है। उसे काम करने में बहुत आलस आता है। हर काम को कल पर टाल देता है। शादी के बाद अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो अपना घर कैसे चलाएगा? पत्नी और परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? आप इतनी चिंता मत कीजिए। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को खुद ही समझदार बना देती हैं। हो सकता है शादी के बाद राजू बदल जाए। और बंटी तो वैसे भी मेहनती है। वो अपने बड़े भाई को भी सही रास्ता दिखा देगा। बस भगवान करे ऐसा ही हो। मेरी तो यही इच्छा है कि दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हों, मेहनत करें और हमारे जीते जी अपना घर परिवार खुशी से बसता हुआ दिख जाए। सुबह उठकर किशन राजू और बंटी से कहता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को जोत आना, जिसमें मैं आकर बीज डाल दूंगा। आज मैं अपने यार से मिलने बगल के गांव जा रहा हूं। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। किशन तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और राजू बंटी भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लगते हैं। राजू ठहरा आलसी। थोड़ी देर काम करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर बंटी सुबह से शाम तक मेहनत करता है और आधा खेत जोत देता है। उधर किशन अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई किशन, आज इधर कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है भाई, बस तुझसे मिलने का मन किया सो चला आया। सोचा बहुत दिन हो गए, बैठकर 2 बातें भी नहीं हुई। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। दोस्त के आने से घर ही खिल उठता है। पहले हाथ मुंह धो ले, फिर आराम से बैठते हैं। ठीक है भाई, वैसे भी रास्ते से आते आते थोड़ा थक गया हूं। चल पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से चाय पीते हुए पुरानी यादें भी ताजा करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई किशन, अब बता भी दे, सब खैरियत तो है ना? चेहरे पर तो लग रहा है कि किसी खास काम से आया है। हाँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है। बस उम्र बढ़ने के साथ कुछ जिम्मेदारियों की चिंता सताने लगी है। सोचा तुझसे सलाह भी ले लूं और दिल की बात भी कह दूं। सही बात है। वैसे अब तो तेरे दोनों बेटे राजू और बंटी शादी लायक हो गए होंगे। समय कितनी जल्दी निकल जाता है, लगता है जैसे कल ही उन्हें गोद में खिलाते थे। हाँ भाई, दोनों अब शादी की उम्र के हो गए हैं। मैं और उनकी माँ भी यही सोच रही हैं कि अब उनके लिए अच्छे घर की, संस्कारी और समझदार लड़कियां तलाश की जाएं। सच कहूं तो मैं खास इसी काम से तेरे पास आया हूं। सोचा शायद तेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। संयोग देख, मैं भी कई दिनों से अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर सोच रहा हूं। मेरी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी, समझदार और घर गृहस्थी के हर काम में निपुण हैं।
अब उनकी उम्र भी विवाह के योग्य हो गई है। ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। तेरी परवरिश पर मुझे हमेशा भरोसा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटियां बहुत अच्छे संस्कार वाली होंगी। अगर तुझे कोई ऐतराज न हो तो क्यों न हमारी वर्षों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अगर बच्चों की भी रजामंदी हो तो मुझे इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। अरे भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे तो तेरे परिवार पर पूरा भरोसा है। इतना सुनकर किशन बहुत खुश होता है। जब वो दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही किशन अपने दोस्त से कहता है, मैं जल्द ही अपनी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर किशन अपने गांव की ओर चल देता है। इधर राजू और बंटी भी खेतों पर काम करने आ जाते हैं। राजू फिर पेड़ की छांव में सो जाता है। बंटी अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आती है और किशन भी खेतों के पास पहुंच जाता है। राजू की आंख खुलती है तो वो किशन को आता देख खेत में काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा जोत लिया। तीनों साथ घर पहुंचते हैं। किशन अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि उसने दोनों की सगाई तय करा दी है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। किशन और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और दोनों भाई जमीन घर का बंटवारा कर लेते हैं। राजू अपने आलसीपन की वजह से खेतों में काम नहीं करता और दिन भर घर में पड़ा रहता है। इधर बंटी दिन रात मेहनत करता है, जिससे दोनों की फसलों में फर्क साफ नजर आता है। एक दिन राजू बंटी से कहता है, बंटी, तूने तो बड़ा चालाकी वाला काम किया। उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और मुझे बंजर खेत दे दिया। देख, तेरे खेत में फसल कितनी हरी भरी लहलहा रही है, जबकि मेरे खेत में पौधे भी ठीक से नहीं उगे। आखिर ये कैसा बंटवारा हुआ? अरे भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। जब खेत बांटे गए थे तब जो हिस्सा मुझे मिला उसी में मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई चालाकी नहीं है। लेकिन मेहनत तो मैं भी करता हूँ, फिर भी मेरी फसल इतनी कमजोर क्यों है? लगता है सारी अच्छी जमीन तेरे हिस्से में ही आ गई। भैया, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। अगर आपको सच में लगता है कि खेत की वजह से ऐसा हो रहा है तो अगली बार फसल बोने से पहले हम दोनों अपने खेत आपस में बदल लेंगे। इससे आपके मन का शक भी दूर हो जाएगा और किसी तरह की नाराजगी भी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर अगली बार खेत बदलकर ही खेती करेंगे। तब पता चल जाएगा कि फर्क खेत का है या मेहनत का। बिल्कुल भैया, आखिर हम दोनों भाई हैं। खेत से बढ़कर हमारा रिश्ता है। मुझे नहीं चाहिए कि जमीन की वजह से हमारे बीच मनमुटाव हो। अगली फसल पर राजू बंटी से खेत बदल लेता है और अपना हिस्सा ज्यादा भी कर लेता है। फिर भी बंटी खुशी खुशी दे देता है। बंटी अपने हिस्से के खेत में दिन रात पसीना बहाता है। इधर राजू कभी काम करता, कभी नहीं। राजू के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, कुछ रुपए उधार दे दो। बीज लाऊंगा, फसल कटने पर चुका दूंगा। क्यों नहीं भैया, और लेकिन 2 आने का ब्याज लगेगा। जी, दे दूंगा। साहूकार पैसे दे देता है। राजू बीज लाकर बो देता है, लेकिन उसके बाद खेत की देखरेख नहीं करता है और इधर बंटी अपने खेत की पूरी तरह से देखभाल करता है। एक दिन फसल पकने का वक्त आता है। राजू खेत देखने जाता है। अरे, ये इतनी कमजोर फसल! खेत बदल लिया, फिर भी मेरा नसीब ही खराब है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, बंटी की फसल तो बहुत अच्छी है, बस हमारी ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, किस्मत ही फूटी है। ऐसा तो होगा ही। सारा दिन घर में पड़े रहते हो, खेतों में ना पानी देते हो ना दवाई छिड़कते हो, तो फसल ऐसी ही रहेगी। फिर कहते हो नसीब खराब है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। बस बस, मुझे मत समझा। अगर मेहनत से कोई अमीर बनता तो सबसे पहले बैल अमीर बनता। आराम का सुख और कहाँ मिलता है। ठीक है, जो मर्जी करो। कुछ दिनों बाद फसल कटती है।
बंटी की फसल राजू से दोगुनी निकलती है, जबकि उसकी जमीन कम थी। इस फसल को बेचूं या खाने के लिए बचा कर रखूं? साहूकार को भी पैसे चुकाने हैं। इतनी कम फसल से कैसे गुजारा होगा? एक दोपहर राजू सो रहा था, तभी दरवाजा खटखटाया जाता है। कौन है भरी दोपहर में चैन से सोने नहीं देता? दरवाजा खोलता है तो सामने साहूकार खड़ा दिखाई देता है। ये राजू का घर है क्या? राजू सोचता है, ये मुझे पहचान नहीं पाया, मैं इसे बंटी के घर भेज देता हूँ। मैं बंटी हूँ। राजू तो सामने वाले घर में रहता है। साहूकार सामने वाले घर पर जाता है। बंटी दरवाजा खोलता है। क्यों भाई, इतने जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ी खाए हैं। हाँ भैया राजू, तुमने मेरे रुपए लिए थे, अब वापस कर दो। साहूकार जी, आप शराब पीकर आए हो क्या? मैंने कब रुपए लिए हैं? क्या तुम ही राजू हो? नहीं, मैं तो बंटी हूँ। राजू सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहर में साहूकार का सिर चकरा जाता है। वो घर लौट आता है और अपने गुमाश्ते से कहता है, जो रुपए राजू को दिए थे, अब लगता है कि वो रुपए वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या हो गया साहूकार जी? दोनों भाई हूबहू एक जैसे हैं। दोनों बोल रहे हैं कि वो राजू नहीं है। मुझे इधर से उधर दौड़ाते रहे पूरा दिन। पैसे वसूलने की एक तरकीब है। बोलो, कौन सी तरकीब है? गुमाश्ता साहूकार जी के कान में पूरी तरकीब बताता है। अगली सुबह साहूकार, गुमाश्ता और 2 डंडे वाले आदमी राजू के घर की ओर चलते हैं। वे थोड़ी दूर रुक जाते हैं। राजू भैया बाहर आओ, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे लिए रुपए और गहने भिजवाए हैं। जरूर साहूकार होगा। मैं आज दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ जेवरात भिजवाए हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आया नहीं जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुनकर राजू के मन में लालच आ जाता है और वो फटाक से दरवाजा खोल देता है। कहाँ है रुपए और जेवरात? क्या तुम्हारा ही नाम राजू है? हाँ, मेरा ही नाम राजू है। कहाँ है माल? यहीं पास में रखा है। चलो दोनों मिलकर उठा लाते हैं। वो गुमाश्ते के साथ चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद गुमाश्ता साहूकार जी को बुला लेता है। साहूकार और दोनों लोग राजू के पास आ जाते हैं। आओ, मेरे रुपए लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे कोई रुपए नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ। तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकलवाओ। और दोनों आदमी राजू को डंडे से मारने लगते हैं। राजू चिल्लाता है, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वो दोनों राजू पर लगातार डंडे बरसा रहे थे। तभी बंटी दरवाजा खोलकर देखता है तो राजू पर कुछ लोग डंडों से वार कर रहे थे। तो वो दौड़कर उनके पास आता है। अरे भाई रुको रुको। इस राजू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे रुपए लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने बना रहा था। कितने रुपए हैं? 2000। रुको, मैं लेकर आता हूँ। बंटी रुपए लाकर साहूकार को देता है और साहूकार अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर राजू भी अपने घर में चला जाता है और बंटी भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत जोतने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते बंटी दौड़ते हुए राजू के पास आता है। देखो मुझे खेत में से क्या मिला है। बंटी के हाथ में हीरा देखकर राजू के मन में लालच आ जाता है। इसके खेत में तो और भी हीरे हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको अपना वाला खेत दे दूं और इसका खेत मैं रख लूं, जिससे मेरे पास भी ढेर सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर खेती कर रहा था। और राजू बंटी वाले हिस्से को खोदने लग जाता है।
शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद डाला, लेकिन फिर भी एक भी हीरा नहीं मिला। जबकि बंटी ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। और जब सुबह होती है तब राजू बोलता है, मुझे ऐसी गहरी नींद कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही परिश्रम करते रहे तो हमेशा ऐसी ही नींद आएगी। और राजू उस वर्ष बंटी की तरह अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे राजू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में, उसकी वजह से कई सारे हीरे जमा हैं। इतने में ही राजू की पत्नी बोलती है, वो तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही एक सिपाही आता है। तुम दोनों को महाराज ने दरबार में बुलाया है। वो दोनों भाई सिपाही के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई। कुछ नहीं, कोई अच्छा काम होगा तभी तो हमें बुलवाया है। हमें ज्ञात हुआ है कि इस बार तुम्हारी फसल सबसे उम्दा निकली है और तुमने इस बार सबसे अधिक राजकोष में कर जमा किया है। इसी का तुम दोनों को पुरस्कार दिया जाता है। दोनों भाइयों को तुम्हारे गांव में पुरस्कार स्वरूप दोगुनी जमीन प्रदान की जाती है।